नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेते हैं आज। जैसे कि मीडिया की खबर बनी हुई है अडानी ग्रुप गौतम अडानी सहित 5 लोगों के खिलाफ जो अमेरिका में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा कितने करोड़ का है? वो 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी का मुकदमा है। उसकी 27 तारीख की अमेरिका में पेशी थी। उस पेशी में दोनों इनके न जाने पे इनके खिलाफ समन जारी हुआ। उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में हुए अटैक की चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक जैसा पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सैनिक मार दिए गए थे। मतलब आईईडी से भरी हुई गाड़ी सैनिकों के काफ़िले के साथ भेड़ दी गई थी। इसी तरह से एक आत्मघाती हमला हुआ पाकिस्तान में हुआ है और उसमें 30 आर्मी के जवान व 10 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हुई है। उस मौत में जो आसिफ मुनीर हैं वहाँ के, वो भारत को दोषी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर विश्व में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है, छोटी मोटी बात है। अब इस किसने महान आदमी ने ऐसा काम कर दिया वो तो वही जाने। बाकी आज गौतम अडानी पे चर्चा रहेगी। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पाम ऑयल को लेकर के। मलेशिया सरकार ने इंडोनेशिया सरकार को जैसे इंडोनेशिया सरकार पाम ऑयल का बायो ऑयल बनाने में यूज़ करती है, इसी तरह से मलेशिया सरकार भी पाम ऑयल को बायो ऑयल बनाने में यूजेस ले रही है। अगर ऐसा होता है तो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। उससे होगा क्या कि भारत की जो हम ना ज़्यादा लगभग पिछले साल की अगर बात करें $9 बिलियन से ज़्यादा पाम ऑयल हमने ख़रीदा था। पाम ऑयल का रिफाइंड बनता है। रिफाइंड से हमारे देश में तुम जानते हो कि हर गली के हर कूचे पे, हर आप किसी सिटी में चले जाओ तो आपको कहीं ना कहीं पकौड़े की दुकान तो कहीं चाय की दुकान, ये सब मिल जाएगी। ये क्या है? ये सब रिफाइंड से होने वाली चीज़ है। रिफाइंड जो बनता है वो बनता पाम ऑयल से। और पाम ऑयल भारत किससे ख़रीदता है? इंडोनेशिया और मलेशिया, जिनसे हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। उसके साथ साथ में फ्रॉड के चलते हुए जो भारत का तुम्हारा दूरसंचार विभाग है उसने टेलीकॉम मिनिस्ट्री को एक मतलब कानून को बदलने का प्रस्ताव दिया है। उसको साइबर जो सिक्योरिटी कानून है उसके ऊपर बदलाव कैसा किया जाएगा? जैसा आपने देखा होगा कि आधार कार्ड को सेफ और सिक्योर रखने के लिए एक UADI करके एक आईडी है, उस वहाँ पर सभी के डाटा सिक्योर रहते हैं। मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड जहाँ भी आप जाओ, इधर उधर कहीं भी आपका, जब भी आप मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जांचोगे या निकालोगे या अपना आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराओगे ना, तो वो UADI की वेबसाइट पे जाके होगा। इसी तरह का सभी मोबाइल नंबरों को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसा आईडी बनाने जा रही है, वर्चुअल आईडी, जिसमें सभी के मोबाइल नंबरों के साथ उनका पूरा डाटा सेफ रहेगा। जिससे होता क्या है कि जो फ्रॉड कॉल आ जाती हैं हम उनसे नहीं समझ पाते, जो लोकल लोग हैं नहीं समझ पाते और उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो उससे क्या होगा, अगर वो मोबाइल नंबर डालेंगे हाल ही उसका डाटा निकल के आ जाएगा कि इससे पहले किसके पास में था, इससे पहले किसके साथ में था, अभी किसके पास में है। तो ये सब चीज़ें, और वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा कि वो जहाँ पे भी वो नंबर होगा उसको ट्रेस किया जा सकेगा कि ये नंबर इस जगह पे है। अगर वो इस जगह पे है मतलब यहीं से कॉल की गई होगी, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर बात करें भारत और चीन के बढ़ते हुए तनाव के साथ साथ में, भारत की केंद्र सरकार स्पेशल फर्टिलाइज़र को जल्दी से जल्दी मतलब एक्सपोर्ट खोलने के ऊपर बात कर रही है कि यार हमारा क्यों जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट खोला जाए, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, खरीफ की फसल है और फसल में जो किसान हैं उन किसानों को यूरिया और DAP की कमी अभी से खलने लगी है। जो किसान है वो इस चीज़ को महसूस करने लगेंगे कि जो पर्याप्त DAP है वो नहीं मिल रही है और जो पर्याप्त यूरिया है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि चीन से आपूर्ति खोलने के ऊपर बार बार विचार किया जा रहा है। और हालांकि पिछले 2 महीनों से भारत सरकार के साथ में चीन का रियल अर्थ मटेरियल्स को लेकर बात चल रही है। अभी वो बात किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंची है, किसी भी रास्ते तक आकर नहीं पहुंची है, मतलब अभी डील फाइनल नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका के साथ में चीन की रियल अर्थ मटेरियल्स को एक डील हो गई है, भारत के साथ में नहीं हुई है। अभी वो मुद्दा अटका हुआ पहले से, और स्पेशल फर्टिलाइज़र का मुद्दा और अटका दिया है। अगर स्पेशल फर्टिलाइज़र भारत को नहीं मिला तो अतिरिक्त भारत की GDP पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, अतिरिक्त भारत के जो फॉरेन रिजर्व है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत को अपने देश के जो किसान हैं उनको अगर यूरिया और DAP देना है तो भारत को किसी दूसरे देश से तत्काल प्रभाव में बुलाना पड़ेगा। और अगर तत्काल प्रभाव में बुलाना पड़ेगा तो भारत को अधिक मात्रा में पैसा देकर बुलाना पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप फ़ोन लगाओगे उनके पास रखा है वो आपको भेज देंगे।
ठीक है। स्पेशल फर्टिलाइज़र हम लगभग 1.5 लाख टन यूरिया और डीएपी में जो लगता है या दवाइयों को पकाने, फसलों को पकाने में या फलों को पकाने में यूज़ होता है स्पेशल फर्टिलाइज़र, वो हम चीन से ख़रीदते हैं। और वो भी ये मान के चलो, ऐसा नहीं है कि हमने एक फ़ोन मारा आ जाएगा, उसे आने में भी समय लगता है। तो वो भी अभी बात अधर में अटकी हुई है। अब मामला अटक गया है कहाँ, अडानी जी को लेकर। अडानी जी ने ऐसा, वहाँ की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ यूएसए है ना, जो वहाँ की टोटल मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, उसका क्या कहना है कि भाई आपने रिश्वत दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप उस रिश्वत को डिस्क्लोज़ कर दो। मतलब आपने अगर किसी को रिश्वत दी है, अमेरिका में अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगर किसी का कोई काम नहीं होता तो रिश्वत देना मतलब स्प्लिट मार्केट, मतलब जो नीचे से दिए जाने वाले, टेबल के नीचे जो दिया जाती मनी है, उस मनी को धीरे से नीचे से सपोर्ट कर दोगे तो तत्काल फॉर्म में मतलब आपका काम हो जाता है। अब जैसे कि अडानी ग्रीन, अडानी समूह की कंपनी है, उनका काम था भाई प्लांट वगैरह, सोलर, क्योंकि सोलर पैनल वगैरह सब बना के प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वो बिजली बेचे किसको? बेचने के लिए उसके खरीदार होने चाहिए। तो खरीदार के लिए उन्होंने भारत की अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में डील की। अब डील की है तो अमेरिका का कहना ऐसा है कि इन्होंने 2000 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में दिए हैं। अब रिश्वत के रूप में जो पैसा दिया है वो विषय नहीं है कि आपने रिश्वत दे दी, लेकिन विषय ये है कि आप उसे डिस्क्लोज़ कर दो। अगर ऐसा बोलते हैं, जैसे अमेरिका के कहा गया है कि आप उस पैसे को डिस्क्लोज़ कर दो, आपने किस किस को दिया है, तो यहाँ उन सब के लग जाएंगी लंका। क्योंकि जैसे ही वहाँ ये बताएंगे कि रामवीर को इतने रुपए दिए, हरीवीर को इतने रुपए दिए, तो फिर जैसी वो खबर बाहर आएगी तो पहली फुर्सत में तो यहाँ की जो उच्च न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय हैं उन पे आवेदन लगने चालू हो जाएंगे। बोला अडानी जी ने अमेरिका में ऐसा बोला है कि रामवीर को इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए मैंने 10 करोड़ रुपए दिए। अब जब अमेरिका में डोनाल्ड मतलब खुद बोल रहे हैं अडानी जी कि रामवीर को ये प्रोजेक्ट कराने के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए दिए, तो रिश्वतखोरी का मामला आप बनाओ, उसे तत्काल जिस भी पद पर वो है उसे सस्पेंड करो, और सस्पेंड करते के साथ उसके ऊपर जांच बिठाओ और उसे जेल में डालो। तो अगर अडानी जी वहाँ जाके ये स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका में आपने किसी को रिश्वत दी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं आपका काम नहीं कर रहा और आपने मेरे को जो मेरी अलग से है मतलब 10,000 रुपये अलग से दे दिए, तो फिर 10,000 रुपये विषय नहीं, आप बता दो कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा था, मैंने 10,000 रुपये अपने अलग से दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत में वो काम नहीं है, भारत में वो कानून नहीं है। तो अब इसकी जो हेयरिंग थी ना साथियों, वो हेयरिंग थी नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में जब क्योंकि गौतम अडानी जी पहुँचे नहीं, अब अडानी पहुँचे नहीं तो इन्होंने क्या इनके नाम पर समन जारी कर दिया। अब समन का काम, ये तो अमेरिका है तो तत्काल हो जाता है, भारत तो भारत है, भारत में समन पहुँचता नहीं है एक साल तक। वैसा ही हुआ, क्योंकि समन जब आता है तो हमारी एक न्यूज़ मतलब टीटी हो रखी है कि आपका अगर हम भारत यहाँ से कोई समन भेजेगा जो अमेरिका में रहेगा तो हम वो उन्हें देंगे, और वो अगर भेजेंगे तो हम देंगे, ये नैतिक दायित्व है। तो अमेरिका ने समन दिया भारत सरकार को, और भारत सरकार ने अहमदाबाद के जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं उनको दिया कि आप जाकर इस समन को गौतम अडानी जी को पेश करो और उन्हें बताओ कि उन्हें वहाँ बुलाया गया है। कब बुलाया गया है? 27 जून 2025 की पेशी है, ठीक है। अब पेशी में गौतम अडानी पहुँचे नहीं तो वहाँ के फिर से उनके खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ कि भाई आए नहीं। तो यहाँ से जो जवाब बना के दिया गया कि हमारे पास तो कोई समन नहीं आया, उन्हें ये पता नहीं था कि भारत है, भारत में हर चीज़ लेट चलती है, तो 2-4 घंटे तो ट्रेन लेट हो जाती है, आम बात है। और सरकारी कागज़ तो पता नहीं कितने लेट हो जाता है, कोई काम यहाँ सड़क के होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। तो हुआ क्या, समन जारी हुआ और समन वहाँ तक पहुँचा नहीं। तो अब फिर से इनको 6 हफ्ते का समय दे दिया गया है कि भाई आप 6 हफ्ते बाद, मतलब इनकी जो नेक्स्ट तारीख है ना साथियों, वो 11 अगस्त 2025 है। 11 अगस्त 2025 को इनको वहाँ पे कोर्ट में शामिल होना पड़ेगा और उसे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। एक्चुअल में बात क्या है कि सबसे पहले इनके जो पेच फंसे हुए हैं उन बात को समझ लेते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे। देखो, कर सकते हैं, बात समझो। अगर ये अपनी तरफ से अमेरिका नहीं जाते हैं, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक लोअर सेशन कोर्ट है, मतलब बड़ा कोर्ट नहीं है जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ऐसे न्यूयॉर्क। देखो, न्यूयॉर्क क्या है कि एक सिटी का भी नाम है, न्यूयॉर्क एक राज्य का भी नाम है। तो न्यूयॉर्क सिटी की बात चल रही है। न्यूयॉर्क सिटी में से जो तुम्हारा लोअर कोर्ट है वहाँ पर अडानी के, गौतम अडानी के और 5 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें इन्हें जाकर पेश होना पड़ेगा और इनको जाँच में सहयोग करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं
तो जैसे कि अभी वर्तमान में गौतम अडानी से संबंधित लोगों के जो लोग हैं उनके जो तुम्हारा स्विट्ज़रलैंड में जो अकाउंट थे वो उस $310 बिलियन के वे सीज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि एक स्विफ्ट बैंक अकाउंट होते हैं। स्विफ्ट मतलब कि जो सबसे ऑल ओवर विश्व में ट्रांजैक्शन में जुड़ा रहता है। मतलब अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मैंने जाकर बांग्लादेश में ट्रांजैक्शन किया, मैंने अमेरिका में ट्रांजैक्शन किया, मैंने चीन में किया, जहाँ भी मैं ट्रांजैक्शन करूँगा ना तो एक स्विफ्ट अकाउंट होता है, उसके द्वारा मैं कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उस अकाउंट को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेन देन हो रहा है, वो सब उसमें ट्रैक होता है। तो हुआ क्या है, $310 बिलियन के आसपास में वो सीज़ कर दिए गए हैं। गौतम अडानी के अकाउंट नहीं है ये अकाउंट है उनके सहयोगियों के या उनके मिलने वालों के। तो अगर गौतम अडानी जी जाके मिल लेते हैं और उनकी जांच में सहयोग करते हैं तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि देखो मामला इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर वो जाँच में सहयोग नहीं करते हैं तो देखो इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है गौतम अडानी जी को, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ USA है ना, उसके अनुसार अगर आपने अमेरिका के किसी भी व्यक्ति से पैसा लिया है अपने शेयर बाज़ार में लगाने के लिए या अपने किसी बिजनेस में लगाने के लिए और आप उस पैसे को किसी दूसरे काम में ले रहे हो, तो ये उनके लिए वो मतलब गैर कानूनी है। दूसरा, आपने डॉलर के फॉर्म में पैसा लिया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो पैसा आपने जुटाया है ना, जो 2000 या 5000 करोड़ रुपए के जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो अडानी के बॉन्ड जारी किए थे, उन बॉन्डों को जो आपने बेचा मार्केट में, उस मार्केट में जो बॉन्ड बेचे वहाँ से जो पैसा जुटाया उसे आप डॉलर की फॉर्म में लाए, तो जिस अकाउंट में वो डॉलर डाले होंगे या कन्वर्ट हुए होंगे उस अकाउंट को सीज कर सकते हैं। मैं आपको वे लीगल पॉइंट बता रहा हूँ जिन लीगल पॉइंटों पर खतरा बना हुआ है। अडानी समूह को लगभग अमेरिका में हर चीज़ से ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। अडानी के जितनी भी कंपनियां हैं या जो भी प्रोजेक्ट चल रही हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अडानी समूह के जो ऑल ओवर विश्व में काम है उसके जिसको हम सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं वो लगाया जा सकता है। सेकेंडरी सैंक्शन साथियों क्या होता है, जो देश अगर अडानी ग्रुप के साथ में व्यापार कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट अडानी ग्रुप के पर पड़ेगा ही, साथ में उस पर भी पड़ेगा जो उससे व्यापार कर रहा है। तो इससे बिजनेस ख़त्म हो सकता है। एक रेपुटेशन जो है मतलब अडानी समूह की जो इतनी बड़ी रेपुटेशन हुई है वो ख़राब हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने देखो एक कानूनी प्रक्रिया में एक विषय होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है तो भाई आपको कोर्ट मौका देता है कि आप अपनी तरफ से जाइए, अपना वकील करिए। अगर आपके पास वकील है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपनी बात रखिए, मतलब जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके। बहस होगी, जिरह होगी, भाई तुम जैसे कि हमारे कोर्ट में होता है ऐसे ही सभी कोर्टों में होता है। आपकी तरफ से कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उनकी तरफ से खड़ा होगा, उस मुद्दे पे बहस करेगा कि भाई वो क्या सही है क्या गलत है। बट अगर आप अपनी तरफ से सहयोग नहीं करते, जांच में आप जाते ही नहीं, अपना वकील ही नहीं खड़ा करते हो, तो ये मुद्दा एक तरफा हो जाएगा। और एक तरफा मुद्दा हो जाएगा मतलब इनको जैसा सही लगेगा ये उसके हिसाब से आपको सज़ा सुना देंगे। सपोज करो अगर ये गौतम अडानी जी को या किसी के खिलाफ में सज़ा सुना देते हैं तो ये सज़ा का जो आदेश होगा वो भारत सरकार को भेजेंगे। ये अमेरिका की पुलिस नहीं आएगी उन्हें उठाने, अमेरिका का कुछ नहीं होगा, ये तो भारत सरकार को भेजेंगे। और भारत सरकार की जो CBI है, NIA है, जितने भी बड़ी प्रतिभाशाली जो एजेंसीज हैं उनको सौंपना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करती है ना, अगली बार किसी भी अमेरिका अगर कोई यहाँ से क्राइम करके अमेरिका चला गया है तो उसे अमेरिका हमारे यहाँ वापस करने की बजाय मतलब हमें सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी रूप से। जैसा कि आपने देखा नीरव मोदी फ्रॉड हो भाग गया, और भी बहुत से गड़बड़ सड़बड़ करके भाग जाते हैं और या तो ब्रिटेन में लंदन में बैठ जाते हैं, जाके दुबई बैठ जाते हैं या फिर अमेरिका चले जाते हैं। तो होता क्या है कि भारत की दूसरे देशों के साथ में टाई अप रहता है, संधि होती है। जैसे अभी तुम्हारा ललित मोदी ने क्या किया, ललित मोदी ने जिस देश की नागरिकता ली थी ना, उस देश के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री का अच्छे संबंध थे, तो उनने फ़ोन लगा दिया है, बोले यार ये तुम्हारे यहाँ की नागरिकता ले लिया। तो उनने क्या बोला, उनने तत्काल प्रभाव से उसका पासपोर्ट रद्द करवाया, उससे बोला अब तुम्हारा कोई देश का नागरिक ना, हटाओ। क्यों हो पाया वो इसलिए हो पाया क्योंकि आपके संबंध अच्छे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे। एक तरफ तो माय बेस्ट फ्रेंड ट्रंप बोलते हैं वो, दूसरी तरफ इन्हीं का कोई आदमी है जिसके कारण इन्हें सुननी पड़ रही है। देखो जो
जियो पॉलिटिक्स है ना, उसमें बहुत कुछ घट रहा है साथियों। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आने वाले 10 दिनों में शेयर बाज़ार गिर सकता है, ये मान के चलो आप। कभी भी आप इस चीज़ को नोटिस करके चलना, आने वाले 10 दिनों के अंदर शेयर बाज़ार गिर सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने एक रायता खड़ा कर दिया है। राजनाथ सिंह जी बोले आए हैं जाके SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस मीटिंग में जाके बोल के आए हैं कि हम चीन के साथ में स्थायी समाधान चाहते हैं। ये थोड़ा अडानी वाला बात कर लेंगे, थोड़ा इस विषय पर बात कर लेंगे कि हम इसका स्थायी समाधान चाहते हैं। ये रायता फैलाया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने बोला ज़मीन बंजर है, इस बंजर ज़मीन को अगर ले भी लिया तो कोई मतलब की बात नहीं। भारत चीन के साथ में 4048 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, और वो बॉर्डर इतना महत्वपूर्ण है, आप इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि थोड़ा अक्साई चीन में है, तो थोड़ा हमारा लद्दाख में, थोड़ा सा जो सिक्किम का बॉर्डर लगता है, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, थोड़ा सा असम का बॉर्डर लगता है। मतलब बॉर्डर इतना क्रिटिकल है कि जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है। कभी चीन उत्तराखंड के किसी राज्य मतलब हिस्से को अपना बताने लगता है, तो कभी चीन तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने लगता है। चीन का जो अभी वर्तमान में तुम्हारा जो विवाद चल रहा था, चीन का कहना ये है कि जिसको आप बार बार बोलते हो अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन या डोकलाम विवाद, चीन ऐसा बोलता है कि ये पहले क्या है, जो उन्होंने दलाई लामा से हड़पी हुई तिब्बत थी ना, चीन ने जो दलाई लामा को बाहर भगा दिया था, उसके बाद जो हड़प ली थी ज़मीन तिब्बत, चीन बोलता है कि ये जो अक्साई चीन आप बोलते हो ना, ये तिब्बत का हिस्सा है और ये चीन का है। भारत बोलता है कि नहीं, ये भारत का हिस्सा है। इसी तरह से जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को चीन बोलता है कि भाई ये जो है ना, ये दक्षिण तिब्बत है, ये दक्षिण तिब्बत है और ये भी भारत का हिस्सा नहीं है, ये भी चीन का हिस्सा है। भारत बोलता है कि नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो इनके जो बीच में डिस्ट्रीब्यूट है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं, और उस आग में घी डालने का काम कर दिया है राजनाथ सिंह ने। भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनकी तरफ से बयान आता है, उस बयान में वो बोलते हैं कि हम चीन के साथ में स्थायी समाधान चाहते हैं। अब डोकलाम विवाद पे भी, अरुणाचल प्रदेश विवाद पे भी, और ये अगर स्थायी समाधान चाहते हैं तो स्थायी विवाद चाहते हैं, मतलब क्योंकि विवाद होना तय है। आज भी साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत का व्यापार चीन के साथ में, हम व्यापार करके घाटे में रहते हैं। चीन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है हमसे कई गुना, इसमें कोई दो मत नहीं है। भले उसका चीज़ ख़राब बनाता है, वो अलग चीज़ है, बाकी वो हमसे आगे है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, अपनी जो लो कॉस्ट पे डंपिंग करने के मामले में जाना जाता है। अगर चीन की स्टील वगैरह देखते हैं ना कि इतना टैरिफ लगा दिया, उतना टैरिफ लगा दिया, तो भारत किनारा करने लगा था, क्योंकि भारत जानता था कि वो चीप रेंज में स्टील वगैरह है वो डंप कर देगा दूसरे देशों में, तो उन फैक्ट्रियों पे इफेक्ट हो जाएगा। भारत के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं नई नई उम्र के हैं, वो इनोवेशन क्या कर रहे हैं, इनोवेशन के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, कोई स्विगी, जोमेटो, इस तरह के प्रोडक्शन वगैरह का काम कर लिया, पकोड़े तल लिए। भाई बात समझो साथियों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने एक पर्सनल लेवल पे जिन लड़कों ने 12th BSc BCom कर रखी है ना, उनका मतलब पर्सनल इंटरव्यू किया, मतलब ऐसा यूट्यूब वगैरह पे नहीं है, कुछ नहीं, मतलब ऐसे भाई के नाते। उन्हें आधों को तो ये पता नहीं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है सेमीकंडक्टर क्या होता है, आधे को AI का पता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है उसे पता ही नहीं, चैट GPT कैसे काम करता है उन्हें पता ही नहीं, गूगल जेमिनी का उन्हें पता ही नहीं। मतलब हम टेक्नोलॉजी में आज भी पीछे हैं, इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आज तय करेगा कि हम कल कहाँ रहेंगे। हमारे आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए का सकारात्मक सोच के साथ निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। और पढ़ना तो है नहीं, हमें क्या करना, हमारे हाथ में इंस्टाग्राम आ गया है, और इंस्टाग्राम में भी दिन भर रील स्क्रॉल करते करते उनका पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। पढ़ाई के नाम पे उन्होंने S² होल स्क्वायर 1/, हमारा ये पढ़ के और काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद से उनके पास में डिग्री आ गई BSc BCom या जो भी। अब उनसे पूछो कि यार तू क्या कर सकता है, बोले कुछ नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ। भाई बहुत बुरी स्थिति है, बात समझो। हमारा देश तो युवा होता जा रहा है, हमारा जो देश की लगभग आपको पॉपुलेशन को अगर रेशो में निकालोगे तो आज हमारा युवा हो गया है देश, पर
जो अभी क्रिसिल की एजेंसी बोलती है ना, क्रिसिल की रेटिंग एजेंसी ने एक जो डाटा निकाला, उस डाटा के अनुसार उसने जो कहा है ना कि हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं ना, वो 6.4 लाख करोड़ रुपया फ्री की रेवड़ी में बांट रही हैं, जो कि राज्य सरकारों के लिए अच्छा नहीं है। फ्री की रेवड़ी मतलब आप खुद जानते हो, ये योजना वो योजना जो मतलब लाभार्थी योजना होती है। मैं किसी भी लाभार्थी योजना का विरोधी नहीं हूँ, पर मेरा कहना ये है कि भाई व्यक्ति को उसके अनुसार उसे उद्यम करने के लिए, उसे कोई बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 4 किलो गेहूँ 5 किलो आटा तो मिल रहा है, कम से कम खाने के लिए भूखा तो नहीं मर रहा। आज भारत की जो जीडीपी है ना, उसमें इनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं आ रहा। भारत आज भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। आप बताइए, स्पेशल फर्टिलाइज़र अगर चाइना हमें देना बंद कर दिया, आज भारत की जो जितनी पैदावार हो रही है वो नीलबटे सन्नाटा हो जाएगी, क्योंकि पहले तो हमने अपनी जो ज़मीन है उनको उस दवाई का आदी बना लिया। अब तो पहले का समय था तो हम गोबर खाद डालते थे, मतलब हमें वो दवाइयों से कोई लेना देना नहीं था। तो ठीक है, अब हमारी जो ज़मीन है वो नीचे से खसखस हो चुकी है, क्योंकि दवाई, फर्टिलाइज़र, डीएपी, यूरिया। अब अगर उसे जब आपने फसल बो दी, उसमें अगर आप डीएपी, यूरिया वगैरह नहीं डालोगे तो आपकी कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, फसल ही नहीं होगी उतनी। आपने जितना लगाया है, जितने की उम्मीद की है, उतना होगा नहीं। ठीक है। दूसरा, हमने अपने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी से दूर रखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से दूर रखा। उन्हें उनकी सहायता के नाम पर या तो सब्सिडी दे दी और या फिर लोन दे दिया, और दोनों की दोनों हमारे किसान के ऊपर जो है ना लायबिलिटी क्रिएट करती है। वो किसी तरह का कोई भी मतलब ये नहीं है कि हमें मिल गया तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। दूसरा, अब रियल अर्थ मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे अलग, अभी मारुति सुजुकी की तरफ से एक बयान आया था कि अगर हमारे रियल अर्थ मटेरियल्स की पूर्ति नहीं हो पाई ना, तो हो सकता है मारुति सुजुकी इस बार अपना जो प्रोडक्शन है उसे रोक दे। वाई? कारण है साथियों सबसे बड़ा रियल अर्थ मटेरियल। इसे आप हल्के में मत लो। जितनी भी एलईडी लगती हैं, जितनी भी एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या तुम्हारा फाइटर जेट का इंजन, या तुम्हारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनमें जो रियल अर्थ मटेरियल लगते हैं ना, वो पूरे के पूरे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बना बनाया सामान हम चाइना से ख़रीदते हैं। हमारी जो फर्टिलाइज़र सबसे छोटी सी मतलब एक ज़रूरत है, वो भी, उसके लिए भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा हमारे पास कि हम ऑप्शन बी हो हमारे पास कि चलो ठीक है, वो भी नहीं है। और तो और, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि 2030 तक भारत में चलने वाली 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ होंगी, अब वो घटा के अभी एक बयान आया, उन्होंने बोल दिया कि हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वर्ष 2030 तक भारत में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। जबकि उन्होंने जो बयान दिया था, इससे पहले उनके बयान में बोला था कि 100% हो जाएंगे, अब 30%। और दूसरा, वो तो हो गया, रियल अर्थ मटेरियल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए। अकेला एक ही मुद्दे को नहीं माना जा सकता कि यार चलो यही विषय है। एपीआई, जो दवाई में यूज़ होने वाला प्रोडक्शन है, जिससे दवाइयाँ बनती हैं, जो मतलब पाउडर टाइप होता है, वो भी हम चीन से ख़रीदते हैं। उसकी गोलियाँ बनते हैं, उसमें जेनेरिक कुछ उनका घोल वगैरह मिलता है, उसके बाद उसे बना के हम दूसरे देशों को इम्पोर्ट करते हैं। हम केवल और केवल, अगर अब जैसे मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया कि हमारे पास में अभी कोई भी ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसके लिए हम दिल खोल कर ये बोल सकें कि नहीं, हम जी लेंगे अपने हिसाब से। भाई, फाइटर जेट रूस से ख़रीदते हैं, फ्रांस से ख़रीदते हैं। आधे से ज़्यादा हथियार हम रूस से ख़रीदते हैं, फ्रांस से ख़रीदते हैं। एक दो तेजस जैसे हमने थोड़ा डेवलप किए, हमारा डीआरडीओ भी काम कर रहा है हथियारों पे। ऐसा नहीं, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि भारत और रूस के समझौते से बनी है, बट अधिकतर निर्भरता आज भी भारत की चाइना के ऊपर है। दवाइयों में देख लो, स्पेशल फर्टिलाइज़र में देख लो, चाहे तुम रियल मटेरियल पे देख लो, ये सब बहुत ही दिक्कत का विषय है। फिर से लौटते हैं अडानी के पास। अडानी ग्रुप को अब या तो जा कर के अमेरिका की जो कानून व्यवस्था है, जो वहाँ के कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें सहयोग करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका सहयोग नहीं करता है तो बहुत जल्द ही ये सुनने के लिए मिल सकता है कि अमेरिका की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया गया। और अडानी को समूह को अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए, और डिस्क्लोज़ नहीं भी करें तो उस बात का तर्क देना चाहिए कि हम इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में तो कानून नहीं है कि आप, अगर आपने किसी को रिश्वत दी, मान लो मैंने आपको कोई काम कराने के लिए 10,000 की रिश्वत दी, तो मैं बता दूं हाँ मैंने दी, कोई दिक्कत नहीं,
ना इससे ये कोई गैरकानूनी भी नहीं माना जाता, लेकिन भारत में गैरकानूनी है। अगर ये अमेरिका में जाके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम ले लेते हैं कि मैंने उसको अपना एक प्रोजेक्ट पास कराने के लिए एक 500 करोड़ रुपए दिए या 100 करोड़ रुपए दिए किसी को भी, तो वो भले ही किसी सर्वोच्च पद पर बैठा हो, क्योंकि एक आदमी 4 दुश्मन साथ लेके चलता है, तो उसके खिलाफ तत्काल आवेदनदारी हो जाएंगे, तत्काल सुप्रीम कोर्ट। वो एक अलग विषय है कि हमारे यहाँ के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनके यहाँ एक नोटों की जलों की बोरी मिलती है, वो एक विषय अलग है। हमारे यहाँ की न्यायपालिका का वो विषय अलग है। बाकी जो विषय है वो ये है कि अडानी साहब गिरते नज़र आ रहे हैं। गिरने का कारण है अडानी ग्रीन के साथ में 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत। हम देखते हैं वो कहाँ तक मामला सुधरता है, लेकिन अभी तक तो मामला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन पर जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।